नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड के खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। और आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है अब रहम नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगना और भीख देना अपराध की श्रेणी में आ गया है और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किए, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने और देने दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। भोपाल कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सिर्फ भीख मांगना ही नहीं, बल्कि भिक्षुकों को भिक्षा देना या उनसे कोई सामान खरीदना भी अपराध ही माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी भिक्षुक को भोजन, पैसे या अन्य चीज़ें देता है या उनसे कोई सामान खरीदता है, तो इसे भी इस आदेश के उल्लंघन के तहत माना जाएगा और फिर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आखिर क्यों राजधानी में भीख मांगना बैन कर दिया गया? क्या प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से भोपाल शहर भिक्षा मुक्त होगा? और कार्यक्रम के जरिए आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको टैक्स के जरिए बताते हैं कि देखिए क्या है भिक्षावृत्ति को रोकने का प्लान। शहर भर में भिखारियों को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, भिखारियों की तलाश भी की जा रही है और भीख और भिखारियों पर नकेल कसी जा रही है। राजधानी भोपाल में भीख देने पर पहली एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई। समाज सेवी की शिकायत पर एमपी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। ट्रक चालक द्वारा भिक्षुक को भिक्षा दी जा रही थी और ट्रक चालक और भिक्षुक पर बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज हुआ। भोपाल पुलिस भीख देने और लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। राजधानी में भिक्षावृत्ति के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और शहर भर में भिखारियों की पुलिस तलाश कर रही है और उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजने की तैयारी भी है, जहां पर उनके लिए रहने और खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं भी की गई। तो इस तरह से आपको बता दें कि अभियान चलाए जा रहे हैं और एक भिक्षावृत्ति को उस पर रोक लगाने की ये कोशिश है। कई तरह के प्रयास समय समय पर किए जाते रहे और इन प्रयासों का उद्देश्य दरअसल ये होता है कि समाज में जो भिक्षुक हैं या जो लोग भिक्षावृत्ति में शामिल हैं, कैसे उन्हें इससे मुक्त कराया जाए और यहाँ से बाहर निकाल कर उन्हें सरकार भी उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है ताकि उन योजनाओं का लाभ मिले। पुनर्वास केंद्र इनके लिए बनाए गए हैं और उन पुनर्वास केंद्रों में आपको बता दें इनके रहने और खाने की भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई और साथ ही साथ पुनर्वास केंद्रों में कुछ ऐसे प्रशिक्षण भी दिए जा सकते हैं जिससे यहाँ पर ये जो भिक्षुक हैं ये रोज़गार से जुड़ सकें और खुद अपने लिए रोज़गार का सृजन भी कर सकें। तो कई ऐसी सुविधाएं सरकार की तरफ से इनके लिए चलाई जा रही, कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये अपना पेशा नहीं छोड़ते हैं और भिक्षावृत्ति में ही रहते हैं। कई बार तो अब यह भी देखने को मिला है कि जब भिक्षावृत्ति के ज़रिए कई तरह के अपराधों और इसके बावजूद भी जब नहीं रुका तो एक मामला ऐसा सामने आया कि एक ट्रक ड्राइवर ने एक भिखारी को भीख दी और एक समाज सेवी ने इसका बाकायदा पूरा वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसकी शिकायत कर दी और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाने में दर्ज किया गया है। तो अब जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और ये भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए सरकार के प्रशासन के ये कड़े कदम हैं और अब इन कड़े कदमों का कितना असर पड़ेगा, क्या राजधानी भोपाल अब भिक्षा मुक्त होगी और इस तरह के जो सवाल हैं इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ शिवराज कुशवाहा जी हैं जो कि
सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ क्रांति सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हैं। क्रांति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों धन्यवाद। मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ शिवराज जी हैं। शिवराज जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए समय समय पर कई कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन नए साल में इसे पूरी तरह से नया कानून लाया गया और बैन करने की तैयारी भी है। अब इसे जब बैन किया जाएगा, और हम अभी देख रहे हैं कि अभी ताज़ा मामला है राजधानी भोपाल में कि भीख, देखिए, भीख लेना तो अपराध है, लेकिन भीख देना भी अपराध। यहाँ पर ट्रक चालक भीख देता है और उसका वीडियो बना लिया जाता है और शिकायत कर दी जाती है और एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। यानी कि अब ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे आपको लगता है कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगेगी? देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है कि भिक्षावृत्ति रोकने के लिए एक बार फिर से सरकार ने और ख़ासतौर से इस वर्ष में तैयारी शुरू करी है, और तैयारी कुछ अलग तरीके से करी है, जिसमें सबसे मुख्य बिंदु रखा गया है कि एफआईआर होगी भिक्षावृत्ति करने और देने वाले दोनों पे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले भी ये अभियान चले हैं और काफ़ी बृहद स्तर पर। मतलब यदि आप जानें तो 2018 में जब कल्पना श्रीवास्तव जी भोपाल संभाग की कमिश्नर हुआ करती थी, तो उनका अवेयरनेस से ये काम शुरू हुआ था। और मुझे लगता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो जागरूकता के साथ में ही शुरू करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस वाले अभियान में कहीं मिसिंग है। दूसरा कि यहाँ पर हम जब कह रहे हैं कि भीख मांगने वाले व्यक्ति के साथ में देने वाले के ऊपर भी एफआईआर होगी, तो ठीक है, वो उससे कानूनन तो लोग देना बंद करेंगे डर के कारण या किसी और के कारण। लेकिन क्या जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था क्या होगी? हमें लगता है कि एक बार हमको वापस से एसआईआर रिपोर्ट्स इकट्ठी करवानी पड़ेगी। जो बच्चे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, पहले जो थे वो कहाँ थे, उनमें से कितनों ने छोड़ा, अभी नए आए हैं लोग। ये इस तरह की जानकारी भी हमको, मुझे लगता है, लेना चाहिए, जिससे एक पूरा प्लान बन सके। यदि आप कह रहे हैं कि भिक्षावृत्ति पे हमने होम बना दिया या शेल्टर बना दिया, तो उस शेल्टर में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या जो बच्चे हम रेस्क्यू कर रहे हैं उनके रहने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं क्या, या सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए और चीज़ें हैं क्या? तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। मुझे लगता है कि हमको एक बार फिर से काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा कि अभी तो आपके माध्यम से और बाकी मीडिया के माध्यम से मालूम चल रहा है कि ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं खुद इस अभियान में 2018 से जुड़ा था, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी विशेष तैयारी है। केवल एफआईआर बस करना ये शायद उचित नहीं है, हमें और पहलुओं को भी देखना पड़ेगा। और पहलुओं को देखने की ज़रूरत है। जागरूकता का आपने जिक्र किया। देखिए, जागरूकता वाकई बहुत अहम हो जाती है। ये जागरूकता दरअसल भिखारियों के लिए नहीं है, ये जागरूकता लोगों के लिए। बिल्कुल। क्योंकि लोग जब उन्हें भिक्षा देते हैं, एक तरह का ये प्रलोभन है, उनकी आदतें ख़राब होती हैं। कई बार तो हम ये देखते हैं कि हम सड़क पर जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, सिग्नल पर दौड़ते हुए आते हैं और वहाँ पर आकर जो भीख मांगते हैं, या फिर जिस तरह से कई बार हमने देखा है, और कई दुर्घटनाएं इसकी वजह से भी घटित होती। तो यहाँ पर ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जागरूकता, यहाँ पर जागरूकता होना चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी है कि देखिए, जो सरकार की तरफ से पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, तो अभी आपने बताया कि आंकड़े नहीं हैं कहाँ से कितने बच्चे आए हैं, तो पुनर्वास केंद्रों में जब इन्हें ले जाके वहाँ पर रखा जाता है, तो वो पूरे रजिस्टर्ड भी होते होंगे, वो आंकड़े तो होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ जब उनके लिए जब इतनी व्यवस्थाएं वहाँ पर रखी गई हैं, क्या उनमें किसी तरह की कोई कमी है? उस इसलिए ये लोग भिक्षावृत्ति से दूर रहना नहीं चाहते। रोज प्रशिक्षण भी दिया जाता है इनको, खाने और सोने की व्यवस्थाएं भी हैं, प्रशिक्षण भी, ऐसा कौशल सिखाए जाते हैं कि ताकि ये कोई अपने लिए रोजगार ढूंढ सके। तो उसके बावजूद भी जब इतने प्रयास किए जा रहे हैं, तो आखिर क्यों ये भिक्षावृत्ति खत्म नहीं हो रही? क्यों लोग आते हैं इसमें? देखिए, पिछले अभियानों में मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि कहीं शायद उनको रोजगार से जुड़ा हो। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे वो बनवाने के प्रयास किए गए, जिन बच्चों के पास आधार नहीं थे वो बनवाने के प्रयास किए गए थे। ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी वर्तमान समय में जहाँ इनका शेल्टर होम बना है वो मैं देख भी नहीं पाया हूँ, और ना ही मुझे उसकी जानकारी है कि क्या सुविधाएं हैं। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि शायद इन लोगों के लिए कोई ऐसी रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। और ख़ास तौर पे जब हम भिक्षावृत्ति में देखते हैं तो बच्चे बहुत सारे मिलते हैं, तो बच्चों को तो रोज़गार से लगाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को उस परिवार के अभिभावकों के, माता पिता के कामों की जानकारी लेना चाहिए, क्या उनको आता है और किस तरह से उनको जोड़े, या उनके पास कौन सी चीज़ें अभी सरकार की नहीं हैं, कौन सी योजनाएं नहीं हैं जिसको वो लेकर काम कर सकते हैं। और
हमारे यहाँ एक पूरा चयन सिस्टम चलता है कि यदि आपके पास समग्र नहीं है तो राशन कार्ड हो ही नहीं सकता, है ना। राशन कार्ड नहीं होगा तो फिर आपको अनाज नहीं मिलेगा, अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वो एक छोटे से चयन के कारण पूरा ये क्रम बढ़ता जाता है और भिक्षावृत्ति बहुत आसानी से लोगों को भीख मिल जाती है। तो वो फिर लगता है उनको कि हम यही काम करें, लेकिन जो भीख मांगने वाला बच्चा है या कोई बड़ा है वो भी जानता है कि ये सम्मानजनक काम नहीं है और वो नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरन मुझे लगता है कि उनको ये करना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत भोजन की है, ज़रूरत उनके रहने की है। आप देखिए रोड के किनारे जो लोग रहते हैं वो किस हालत में रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि जो आप कह रहे हैं कि अभी कल ट्रक वाले ने भीख दिया और उसके साथ में पकड़ा, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो जो रोड में लोग बैठे हुए होते हैं, पैन बेच रहे होते हैं, उनके पास सामान कहाँ से आता है। मुझे लगता है एक प्रॉपर निगरानी की ज़रूरत है कि कौन लोग हैं जो इनसे ये काम कर रहे हैं। दूसरा, भोपाल में जो भिक्षावृत्ति हो रही है, भोपाल के तो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, मिलेंगे रायसेन के, मिलेंगे सीहोर के, मिलेंगे मंडीदीप के, मिलेंगे। तो भोपाल के आसपास के लोग, मैं तो कहता हूँ कि मतलब 50-50 60-60 किलोमीटर दूर चलकर भोपाल में भिक्षावृत्ति करते हैं। तो क्या ठीक। हमारा आपस में समन्वय है इन जिलों से कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह हमने यहाँ पकड़ा रख लिया, कुछ दिन छोड़ दिया, उससे तो काम नहीं होगा। जब तक हम आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम इनका एक इसको। सही आंकड़ा यहाँ पर सरकार के पास होना चाहिए। मैं लौट रहा हूँ, क्रांति जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। क्रांति जी, आपको क्या लगता है, भिक्षावृत्ति पर नकेल कसने के लिए सरकार, शासन और प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं ये काफ़ी है? इससे भिक्षावृत्ति खत्म कर पाना संभव है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी है। इसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जैसे कि सोशल नेटवर्किंग होती ना, ये भी इस तरीके का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को अकेले सेंटर होम में रखने से ये खत्म नहीं होगा। इसके लिए और भी प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी चेन है। और बच्चों को आप बड़ों को आप सजा दे सकते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि किसी ट्रक ड्राइवर ने भीख दे दी तो उसको एफआईआर हो गई उसकी, लेकिन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या सेंटर होम में रखने से सिर्फ खाना पीना खाने से भिक्षावृत्ति बंद हो जाएगी क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर भिक्षावृत्ति के खिलाफ किस तरह की जागरूकता, जो आप कह रहे हैं, उस तरह के अभियान चलाना चाहिए? क्या उसमें लोगों की भूमिका होना चाहिए? क्या उसमें सरकार को करना चाहिए? सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? वो कौन से कदम है जो उठाने की जरूरत है? नहीं, अभी तो यही पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार ने प्रॉपर क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि अभी हमने भी नहीं देखा, पढ़ा नहीं है अभी प्रॉपर, इसलिए मैं अभी इस पे कमेंट करना ठीक नहीं समझती हूँ। बट ये बहुत पुराना सिस्टम में चला आ रहा है। कई बार हम लोग भी निकलते हैं तो ट्रैफिक पॉइंटों पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे गाड़ी के आगे आते आते बच जाते हैं। ये एक बार हमारे साथ भी घटना घट चुकी थी, मैंने बहुत लिखा भी था इस पे कि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं वो बाकी भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। ये बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, समाज को भी, हम लोगों को भी, और सरकार को भी, और कानून को भी। सब मिलकर काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है इसमें सुधार। इसीलिए तो ये कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, और ताकि जो भीख दे रहे हैं और जिसकी वजह से ये भिक्षावृत्ति जो पनपती है शहर के अंदर, उस पर रोक जी। लगाने के लिए तभी तो कार्रवाई की है, बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। अब देखना होगा इसका कितना असर है। फिलहाल मैं लौटता हूँ आपके पास। शिवराज जी, ऐसे मामले दर्ज करना, भिक्षावृत्ति को लेकर और भिखारियों पर नकेल कसना, एक सवाल ये, क्या ये इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो जाता? देखिए, कानून है और कानून के तहत ये एफआईआर दर्ज हो रही है, क्योंकि भिक्षावृत्ति को लेकर कानून भी बना हुआ था और काफ़ी समय से इंदौर, उज्जैन में शायद ये प्रोजेक्ट ट्रायल में भी था और वहाँ सबसे पहले शुरू किया गया था कि ऐसे आश्रय बनाए जाए जहाँ है भिक्षावृत्ति होती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितना सफल हो पाए और एकदम से भोपाल में इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब हम इस तरह के कोई एफआईआर वाले कदम उठा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको कहीं ना कहीं लोगों से बात कर कर इसका विस्तार करना चाहिए। जैसे हमने 2018 में जब काम शुरू किया था तो हमने कहा भीख देना अपराध है और साथ में लेना तो था ही, तो हमने उसके लिए मंदिरों में जाकर वहाँ के पुजारियों से बात किया, मस्जिदों में गए, मौलवियों से बात किया, मार्केट में गए तो व्यवसायी का जो ग्रुप बना हुआ है उनसे हमने बात की, ऐसे कई जगह से बात किया हमने, कई जगह पोस्टर भी चिपकाए थे और
उससे आम जन जो भीख देने आती हैं उनको भी मालूम चला कि ये गलत है, और उस समय से ट्रेंड बदला भी। काफ़ी लोगों ने वो भीख ना देते हुए उन बच्चों को पढ़ने की चीज़ें भी सपोर्ट करी। बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ भोपाल में जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। ऐसे ही हमारा एक नेटवर्क था हिफाजत के नाम से, और हम लोगों ने उस पर ये किया कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं, उनके पेरेंट्स को देखा, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करी, और फिर पूरा लिंक किया। क्राई इंडिया करके है जो ऐसे बच्चों को पढ़ने में मदद करता है। तो इन सारे लोगों के साथ में हमने एक चैनलाइज किया, और हमने इन बस्तियों में जहाँ जहाँ ये बच्चे रहते थे, भीख मांगने वाले बच्चे, ऐसा नहीं है कि अनाथ हैं पूरी तरह से, उनके पेरेंट्स भी हैं, सारे लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो भीख मांगते हैं। शायद उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, हो सकता है जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ खेलने का माहौल ना हो, उनके पढ़ने की चीज़ें ना हो। तो इन चीज़ों को हमने एक पूरा सिस्टम से स्टडी करके उसको बनाया, और फिर उन्हीं बस्तियों में हमने वो सेंटर शुरू किया बाल गतिविधि करके, जहाँ पर वो बच्चे खेलने के लिए जुड़े, खेलने के बाद धीरे धीरे पढ़ने के लिए जुड़े। और अभी हम कोशिश करते हैं कि कुछ और नई चीज़ें हों। हमने समाज सेवियों से भी बात किया और दानदाताओं से भी कि वो उन सेंटर्स में आएँ, वहाँ पर यदि वो बच्चों को कुछ खाने की चीज़ें देते हैं, कुछ वैसा करते हैं, तो उन बच्चों का मन भी लगेगा और वो सीखेंगे भी। आप मानेंगे नहीं कि उन बच्चों के अंदर इतनी अच्छी कला है, वो बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा क्राफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं। इतनी सारी खूबियाँ होने के बाद भी शायद हम यदि उनको उस लेवल पर नहीं पहुँचा पा रहे, तो शायद हमारी कमी है, हमारी सरकार की कमी है, हमारे प्रशासन की कमी है। क्योंकि केवल कैंपेनिंग चला देना, उनको रेस्क्यू कर लेना, उनको उस शेल्टर में पहुंचा देना या एफआईआर कर देना तक हमारे लिए हमें सीमित नहीं होना चाहिए। हमें उसके आगे भी बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, ये जिससे इसमें कि उन लचर बच्चों को मदद व्यवस्था मिले। क्या लगती है आप में? जैसे कि हम कई बार देखते हैं, अब अभियान ऐसा तो नहीं कि अभी चलाया जा रहा हो, बहुत पहले से कड़े कानून है। कई बार हमने ये देखा है कि पुलिस आती है और इनको वहाँ से उठा करके पुनर्वास केंद्र में भेज देती है, फिर भी कोई डर नहीं, उसके बावजूद भी ये वापस उसी जगह पर फिर आ जाते हैं। देखिए, तो ये किसकी चूक है? देखिए, इन लोगों को पता है कि अभियान कितने टाइम के लिए होगा, 1 महीना, 2 महीना, साल भर। साल भर भी तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया। मुझे लगता है एक निरंतरता की ज़रूरत है। सरकार के सभी विभागों को आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि यदि कोई बच्चा मिला है तो पहली प्राथमिकता में वो किसके अंदर में है, महिला बाल विकास के अंदर में है यदि वो आ रहा है तो। इसके बाद सामाजिक न्याय विभाग उसका नोडल बना हुआ है, तो वो सामाजिक न्याय विभाग देखेगा उसके साथ में क्या होना है और किस तरह की पुनर्वास की बातें करनी है। केवल शेल्टर होम तक ही पहुंचाना ये सही नहीं है। और दूसरा, मैं कहता हूँ कि सरकार को क्यों बार बार ज़रूरत पड़ रही है कि ये अभियान शुरू कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। एक बार यदि शुरू किया है तो उसको कंटिन्यू ही करना चाहिए, और हर जगह इसके लिए अभियान के माध्यम से पहुंचना चाहिए। वो बीच में बंद क्यों हो जाते हैं? क्या मतलब सरकार की तरफ से रोक लगती है या विभाग की तरफ से? थोड़ा सा ये गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि यदि हम इसको रोकेंगे नहीं, कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह से प्रलोभन भी लेके आता है। एक काफ़ी बड़ा यहाँ समूह है जो इन चीज़ों में लगा हुआ है। क्रांति जी, आज के समय में रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, और अगर बिल्कुल। लोगों के पास रोजगार हो जाए तो हो सकता है कि वो इस तरह के काम ना करें। आपको लगता है कि सरकार या फिर जो गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं, वो इनके लिए रोजगार के रास्ते खोल दें तो उससे जो है भिक्षावृत्ति को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, कुछ कुछ हद तक किया जा सकता है। हमने पहले भी कहा कि ये हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं, वो अभी मैंने सुना राज जी ने जो कहा कि वो कुछ हद तक काम करती हैं, उसके बाद सब बंद हो जाता है। फिर या कहिए सोशल मीडिया का दिखावा है ना। और दूसरी बात है कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं या जो बड़े भीख मांग रहे हैं, वो जरूरी नहीं है भीख मांगने के लायक हैं, उनके घर में सब कुछ है। आप देखिए जैसे राशन कार्ड पे हो रहा है, फ्री में ले रहा हो, बेच रहा है। बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है इसका। और भीख देने वाले अगर देंगे नहीं तो मांगने वाले अपने आप बंद हो जाएंगे। देने वाले देते हैं इसलिए मांगने वाले मांगते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे हिसाब से। यानी कि आप ये कहते हैं कि आम जनता जो है वो इस समस्या में समाधान आम जनता को ही देखना है, आम यानी कि जनता उन्हें तो मिल रहा है तो वो तो आएंगे, यहाँ पर लोगों को ही ध्यान देना होगा। लोगों में जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पर दया ना दिखाएं और उन्हें पैसे ना दें, ना यही एक दें, तरीका हो सकता है। उनके बारे में जानकारी निकालें, वाकई में ही वो भीख मांगने की स्थिति में है या नहीं है। हम्म। आप कब लोगों के ठीक आप लोगों के न्यूज़
उससे भी हमने देखा है अभी कि इतना इतना पैसा निकल रहा है लोगों के यहाँ, भीख मांग रहा है जो बरसों से। ठीक है। तो इस पे सब कुछ सभी को काम करना चाहिए ठीक। मिलकर। शिवराज जी, अब इस तरह से सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है और सरकार के साथ साथ देश के सभी नागरिकों की और शहरवासियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। इस पे जागरूकता के लिए जो कैंपेन का आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से कैंपेन चला जाए, क्या इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का दायरा आज के समय पर बहुत बड़ा है। इसमें सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कैंपेन चला जाए और ये सब करके रोका जा सकता है कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति। बिल्कुल इसे रोका जा सकता है। सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उतना ही समाज की भी जिम्मेदारी है कि इस अभिशाप भिक्षावृत्ति जैसे काम को रोका जाए। और इसके लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म में साथ में आना पड़ेगा और हमको बहुत निचले स्तर के इकाइयों के साथ काम करना पड़ेगा। बस्ती स्तर पर आंगनवाड़ियाँ हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, आशा कार्यकर्ता है उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। यदि हम विभागों की बात करें तो महिला बाल विकास के आंगनवाड़ियों के माध्यम से, जिस तरह से आपको याद हो कि लॉकडाउन के समय में आंगनवाड़ियों के माध्यम से खाना भी बंटवाया गया था, क्यों ना हम इस भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए उस आंगनवाड़ी का उपयोग करें कि जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं भीख मांगने के लिए उनको उन आंगनवाड़ियों में दर्ज कराएं। यदि उस एज लिमिट में आ रहे हैं तो हमें सामाजिक न्याय के साथ में मिलना पड़ेगा कि उनके पास कौन सी स्कीम्स हैं, कौन सी स्कीम नहीं है। नगर निगम के साथ जुड़ना पड़ेगा कि बहुत सारे उन्हीं के घर के आसपास हॉकर कॉर्नर्स बने हुए हैं, तो क्यों ना हम उनको थोड़ी थोड़ी जगह वहाँ पर यार उनके व्यवसाय को बढ़ाने की बात करें। हम जैसे समाज सेवी या जो समाज में बहुत सारे लोग हैं दान करने वाले हैं, उनके साथ में हम क्यों ना बात करें कि उन बड़े लोगों को हुनर सिखाया जाए, हुनर में सहयोग दिया जाए। वो जो बच्चे वहाँ बैठकर भीख मांग रहे हैं उनको हम क्यों ना कॉपी पेन देकर स्कूल भेजने की तैयारी करें। एक मुझे लगता है बड़े ग्रुप की ज़रूरत है, इसमें मीडिया की भी ज़रूरत है और हम सब यदि मिलकर काम करेंगे तो ये एकदम सही रास्ते पर चलेंगे। ये एक बड़ा संगठन है और कई बार हमने देखा है कि ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ भी ये मामला है। जो छोटे छोटे बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे मामले भी सामने आए कि उन बच्चों को भाड़े पर लेकर जाया जाता है, किराए पर, उनको ले जाकर भीख मांगते हैं। कहाँ से बिल्कुल, आते हैं? आप जो कह रहे हैं ये सही है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि जो चौराहे पे छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, वो गाड़ियां आना तो ये है, बच्चे पेन कहाँ देना से है, आते हैं? ये क्या ये परिजन खुद इन बच्चों को रेंट पर चलाते हैं या फिर ये बच्चे कहीं से ये लाए तो जाते मेरे लिए थोड़ा कहना मुश्किल है कि वो बच्चे कहाँ से आते हैं। लेकिन एक उदाहरण बताता हूँ कि व्यापम चौराहे की बात है। करीबन 7 साल का बच्चा है जो मैं जब वहाँ निकला तो भैया मुझे बहुत भूख लगी, खाने के लिए चाहिए, मेरे पास कपड़े नहीं। मैंने उसको बैठाला कि चल तू मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तो खाना खिलाता हूँ। और वो बच्चा एकदम से बैठ गया, लेकिन जब मैं थोड़ा आगे निकला तो वो डर गया एकदम से। और क्या होता है कि इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि उनको किस तरह से मांगना है वो सब कुछ उनको तरीके आते हैं। लेकिन जब उसे लगा कि नहीं वास्तव में ये मुझे लेके जाने वाले हैं, तो वो फिर रोने लगा और उतरने की जिद करने लगा। लेकिन फिर मैंने उसको साइड में रोककर सारी चीज़ें बात करी, तब उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, आप वो चौराहे में एक दादा हैं जो मुझे लेके आए हैं। मेरे दादा, मैंने उनसे पूछा तुम्हारे दादा? तो बोले नहीं मेरे नहीं है, लेकिन पता नहीं वो मुझे लेके आए हैं और वो मुझसे ये काम कराते हैं। और उसने यदि देख लिया कि मैं आपके साथ में हूं तो वो मुझे मारेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा चौराहों पे निगरानी करनी पड़ेगी, उसके साथ में कौन बहुत बड़े दिख गंभीर रहे मसला हैं और उनका डेटा लेना पड़ेगा। हम नहीं दरअसल कह रहे डायरेक्ट लें, इनडायरेक्टली लें, तो हम इसको आगे फिर ये बढ़ाएंगे। बहुत गंभीर मसला है। ये भिक्षावृत्ति के साथ साथ मानव तस्करी से जुड़ा हुआ भी बहुत मामला है जो कि बेहद गंभीर हो जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय खत्म होता है तो देखिए, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भिक्षा मुक्त बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रशासन के आदेश के बाद ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो भीख मांगने वालों को भीख दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अभी ताज़ा सामने भी आया है और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन अब जिस तरह के कड़े कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल यही है, क्या इन कदमों से शहर को, राजधानी को भिक्षा मुक्त बनाना संभव है? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।